अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, ईरानी वजीर खारजा की तरफ से आज रात पाकिस्तान आने का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान आने के बाद वो मस्कत भी जाएंगे और उसके साथ साथ मास्को का दौरा भी करेंगे। 2 हफ्तों के बाद अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसके नतीजे में एक बार फिर ये उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में खित्ते में पायदार जंग का खात्मा और उसके साथ अमन के क्याम के लिए कोशिशें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही। जैसे ही ईरान के वजीर वजीर खारजा की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई, तो अमरीकी मीडिया की तरफ से भी ये खबरें शुरू हुई कि अब जेडी वैंस तो पाकिस्तान शायद वक्ती तौर पर ना आए, ताहम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की सरबराही में एक वफद पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। अगरचे के ईरानी वजीर खारजा का जो दौरा है वो दो तरफा डिक्लेयर किया गया है और ईरानी वजीर खारजा अपने इस दौरे के दौरान कुछ अहम तरीन मामला के ऊपर पाकिस्तान उसके साथ मस्कत और मास्को में अपने काउंटर पार्ट के साथ न सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं, बल्कि बहुत से मामला के ऊपर उनको एतमाद भी लेना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से हमें काफी उजलत और फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है। जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम चाहती है कि जल्द अज जल्द ये मुआहिदा हो, लेकिन वो मुआहिदा भी अपनी शराइत पर चाहते हैं। कैसे ये मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल कि खलीज के अंदर ये जो जारी जंग है, जो वक्ती तौर पर तो सीज फायर है, आखिर अब ये कब और कैसे खत्म होगी, इस पर आज के शो में हम बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि जहां पर अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी वजीर जंग की तरफ से मुसलसल धमकी अमेज बयान का सिलसिला आज भी जारी रहा, तो ईरान की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि सिर्फ अपनाए हुर्मस बंद करना ईरान के पास एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि खलीज में जो जेर समंदर मुख्तलिफ जो इंटरनेट केबल्स की सर्विसेज हैं, जो यूएई, बहरीन, कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक को मुतासिर कर सकती हैं, तो उनको भी फिर निशाना बनाया जा सकता है। तो ईरान भी एक भरपूर अपनी स्टील पोजीशन लिए हुए है, लेकिन इसके साथ साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिशों का सिलसिला जारी है। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि 24 अप्रैल 2025 का अहम तरीन दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने पहलगाम के वाक़े को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, और 24 अप्रैल 2025 को ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी तकरीर के दौरान इंतकाम की धमकी दी थी। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने ये देखा। 24 अप्रैल 2025 को क्या कुछ हुआ था, उस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफीर जावेद मलिक साहब। जावेद मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 2 हफ्तों के तातुल के बाद आज एक फिर उम्मीदें पैदा हुई जब ईरान के वजीर खारजा ने ये अनाउंसमेंट की कि वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। अगरचे इस दौरे को दो तरफा करार दिया गया है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर गई कि अब दोबारा ईरानी और अमरीकी हुकाम इकट्ठे बैठकर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करते हुए दिखाई देंगे। आपको ईरान के वजीर खारजा का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल तस्वुर हो रहा है? और जिस दो तरफा दौरे के ऊपर वो आ रहे हैं, वो लगता नहीं है कि ईरानी अमरीकी वफद के साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ कुछ अहम मामला पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दौरा क्या मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की राह हमवार कर देगा? जी देखिए, मेरी नज़र में तो जो पाकिस्तान की सफारती तारीख का ये एक सुनहरा दौर है, जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी के नतीजे में एक बहुत बड़ी जंग, जो कि पोटेंशियली एक तीसरी आलमी जंग बन सकती थी, उसको पाकिस्तान ने रोका। एक सीज फायर एग्री करवाया सुपर पावर से, अमेरिका पे अपनी बात को मनवाना आसान नहीं होता है। आप जानते हैं, आप एक वेल नोन सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप थी काफ़ी अरसे से सर्द मोहरी का शिकार रही है। लेकिन हमारे इस वक्त जो मैं समझता हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, के पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप इस वक्त बेहतरीन है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का वो लंच हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में, उसके बाद एक इस रिलेशनशिप के अंदर नई डायमेंशन आई और हमने देखा कि दोनों ममालिक, दोनों सरबराहान और ममालिक के दरमियान इस ताल्लुक में, इस रिलेशनशिप में वुसअत आई। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन और एक्सपैंड करना इस तो किया, लेकिन ये नहीं हुआ कि हमने चाइना से कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। चाइना से भी हमारी रिलेशनशिप उतनी ही स्ट्रांग थी,
उतनी ही वसअत आई उसके अंदर। इसी तरह चाहे खलीजी ममालिक हों, चाहे बाकी दुनिया के ममालिक हों, पाकिस्तान इस वक्त एक यूनिक पोजीशन में है कि तमाम अहम तरीन दारुल हुकूमतों के अंदर पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पहला ठीक। जो राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था भट्टी साहब, उस पहले राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर हमने ये देखा था कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट खुद तशरीफ लेकर आए। जी तकरीबन बिल्कुल। 15 घंटे की उनकी फ्लाइट थी। 20 घंटे उन्होंने मुज़ाकरात किए। और इसी तरह ईरान के जो डेलीगेशन था वो भी तकरीबन 70 लोगों के साथ पाकिस्तान आया। तो हम देख रहे थे कि ये बहुत ही यानी दोनों तरफ से एक इंटेंट था, एक विलिंगनेस थी टू एंटर इनटू अ डायलॉग। अब जब वो मुज़ाकरात हो चुके तो मैं नहीं समझता कि उनका पहला राउंड खत्म होने के बाद कोई ताल्लुकात या कोई जो राब्ते हैं वो मुनक़ते हो गए। वो बदस्तूर बिल्कुल जारी ठीक। रहे। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जी विजिट भी किया तेहरान को, और उसके साथ साथ हमारी जो है उनके सफारतकारी जो है, क्योंकि वो मीडिया के ग्लेयर में नहीं हो रही, लोग ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रही, तो लोगों को शायद ये लग रहा है कि वो सफारतकारी नहीं हो रही, लेकिन पसे पर्दा बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस चल रही हैं जिसका बिल्कुल मकसद ठीक। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स हो उसको मीनिंगफुल और नतीजा खेज बनाया जा सके। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गो ठीक। के मलिक साहब, पहला ये हमें ज़रूर बताइएगा, आप खुद एक माहिर एम्बेसडर रहे हैं और सफारती अमूर का बड़ा गहरा आप तजर्बा रखते हैं। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर और जी जिस स्टेज के ऊपर ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें मस्कत भी जाना है, जैसे कि उन्होंने अनाउंस किया, और मास्को भी जाना चाहते हैं। तो मुमकिन तौर के ऊपर उनका इन तीनों ममालिक के दौरे का मकसद क्या है? सिर्फ जो कुछ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बैकडोर डिस्कशन जारी है उसके नतीजे में कुछ अहम तरीन नुकात ऐसे तय पाए हैं जिसके नतीजे में यूरेनियम की अफसुदगी का मामला हो, उसके साथ सांसों की बहाली का मामला हो, या दीगर गारंटीज का मामला हो। क्या ईरानी वजीर खारजा मस्कत और मास्को को भी ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, या आपकी नजर में इस टाइम के ऊपर इस दौरे का मकसद मजीद क्या हो सकता है? जी देखिए, अभी कहा जा रहा है कि ये बायलैटरल विजिट है, यानी दो तरफा मीटिंग है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि बेशक दो तरफा हो या बायलैटरल हो, एजेंडा क्या होगा ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई आके तिजारत पे बात करें या सरमाहेकारी पे बात करें या किसी पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे बिल्कुल नहीं। बात करें। बायलैटरल है, बायलैटरल कहा जाएगा उसको, लेकिन ऑफ कोर्स मौजूद बहस तो एक ही है ना कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी की गई है उसके उसके पर्दे में, यानी जो जंग बंदी है वो तो एक इसलिए की गई है ताकि दोनों अतराफ को मौका मिल सके कि वो असल मसले का हल कर सके। मेरी नजर में जंग बंदी तो बिल्कुल। मसले का हल नहीं है, वो तो एक अरेंजमेंट है। उसके बाद जो असल में जो इश्यूज हैं वो वही हैं जिनका जिक्र आपने किया कि जो न्यूक्लियर इशू है। उसके अलावा अमेरिका में वॉशिंगटन में जो मेरी बात होती है दोस्तों से, वो ये बताते हैं कि देखिए अमेरिका में ये व्यू है कि अमेरिका ये समझता है, बल्कि ये सिर्फ आप इसको यूं देखिए कि ट्रंप से मुंसलिक नहीं है ये बात, ये जो जी पॉलिसी है ये अमेरिकन स्टेट की पॉलिसी है। चाहे वहां ओबामा बिल्कुल हो, ठीक। चाहे वहां बाइडेन, चाहे वहां कोई और हो, अमेरिका का ये मौकफ है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से नजरअंसानी करनी पड़ेगी, उसको एक न्यूक्लियर जी ताकत बनते हुए वो नहीं करना चाहते, पहली बात। दूसरा ये है कि वो जी जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उससे खित्ते के ममालिक को खतरा है, उसके हवाले से भी नजरअंसानी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो है वो ये है कि कुछ ऐसी एंटिटीज हैं भट्टी साहब जिनको कहा जाता है कि ईरान सपोर्ट करता है और वो नॉन स्टेट जी एक्टर्स हैं, वो ऐसे हैं जिनकी वजह से भी अमेरिका को और वेस्ट को इन जनरल तशवीश पाई जाती है। तो देखिए बात बहुत सिंपल सी है। जब आप ईरान का जिक्र करते हैं तो देखिए लोग ईरान के बारे में ये जानते हैं कि ईरान की एक बहुत ही तवील हिस्ट्री है, सैकड़ों साल पर मुहित। ये जो करंट गवर्नमेंट है ये तो 47 साल से रेवोल्यूशन के बाद आई है, इनका एक मौकफ है, एक नुक्ता नजर है वो अपनी जगह पे। जी लेकिन हम जानते हैं इनसे पहले यहाँ पे शाह ईरान भी थे, उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिकी भी थे, उनसे पहले काजार डायनेस्टी भी रूल कर रही थी, उससे पहले भी बहुत वहां पे फरमा रवा रहे हैं, बहुत उनकी तवील हिस्ट्री है। हमारे खुद शायर मशरिक बिल्कुल सही। अल्लामा इकबाल भी जी फारसी में शेरी शेयर करते हैं। यानी उनकी सकाफत है, उनकी बिल्कुल ऐसे। एक तरह से उनकी बहुत उनकी बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है। तो ये कहा जाए अगर कि पूरे ईरान के अंदर रहने वाले लोग एक तरह सोच रहे हैं तो ये तो मंतक के खिलाफ है, वहां पे भी ये राय बिल्कुल पाई ऐसा है, जाती है। बिल्कुल ऐसा है। मलिक साहब, ये हमें जरूर बताइएगा, जी
कि हम देखते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके अमेरिकी वजीर जंग हो या उनकी दीगर क़यादत हो, वो बड़े डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जल्द से जल्द मुआहदा चाहते हैं। दूसरी तरफ वो उजलत या वो फ्रस्ट्रेशन हमें ईरानी साइड पे दिखाई नहीं देती, जबकि जो नैरेटिव बनाने का मामला है वहां पर अमेरिकी मीडिया ऐसे पोज करता है जैसे उनको जो जिस तरीके से बयान सामने आते हैं कि उन्होंने आपने हरमस पर बड़ा जबरदस्त किस्म की नाकाबंदी कर रखी है, उसको मजीद सख्त कर रहे हैं, ईरान की बहरिया को उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन ईरान के पार्ट के ऊपर कोई परेशानी, कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई उजलत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिया की हद तक बयानिए बनाना डिफरेंट मैटर है, लेकिन वाकई ही अमेरिकी सदर और उनकी टीम चाहती है कि जल्द अज जल्द ये डील हो, चुकी है वहां पर खुद उनको बड़े प्रेशर का सामना है, उनकी अपनी मकबूलियत उससे मुतासिर हुई है, वो खुद बहुत से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? जी देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता कि देखिए जो ईरान है ना, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखे कि क्या वो 50 साल से जो हालत जंग में है, क्या वो ये समझते हैं कि वही उनका खुदा ना खास्ता मुकद्दर तो नहीं है ना कि वो हमेशा जंग में ही रहें। उनकी जो तारीख का मैंने जिक्र इसलिए किया कि वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईरान के पास बहुत सारे ज़खायर हैं, तेल के हैं, मादनियात के हैं, उनके लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं। वो अगर चाहें तो अपने मुस्बत जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं, बजाय वो जंग में फंसे रहे। उनके ऊपर जो मुंजमद असासे हैं वो हट, उनके ऊपर पाबंदियां हट सकती हैं, उनके वो बहुत सारी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरी नज़र में ईरान के इंटरेस्ट में है कि ये मज़ाकरात करें, मज़ाकरात में कामयाबी हो, वो जी अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस कर सकें। रहा सवाल अमेरिका का, तो आप जानते हैं जी प्रेसिडेंट ट्रंप जब इलेक्शन कर रहे थे तो उस वक्त उनका जो फोकस था वो ये था कि वो बैरूनी जंगों में अपने मुल्क को नहीं उलझाना चाहते, वो अमेरिका के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो लिहाजा उनका जो कोर ग्रुप ऑफ सपोर्ट है वो ये समझता है कि इस जंग को तवालत नहीं मिलनी चाहिए, यानी ये उनको मजबूरन करनी पड़ी, किसी भी वजह से करनी पड़ी, अब इसको खत्म किया जाए और मुल्क में आया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जंग नहीं कर सकता या उस पर कोई प्रेशर है। जी अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास जी लामहदूद ताकत है, उसके पास असलहे भी हैं, ऐसे ऐसे असलाह उनके पास हैं जो कि शायद हमें पता भी नहीं है उनके बारे में। इतनी मॉडर्न वॉरफेयर वो समझते हैं, उनकी जो आर्मी है बहुत दुनिया की सबसे स्ट्रांग आर्मी है, उनकी मईशत भी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर उस तरह से प्रेशर है कि वो गालिबन जिस तरह से लेकिन कुछ लोग लेकिन मलिक कहते हैं, साहब, लेकिन पूरी दुनिया वो का ये प्रेशर तो समझते है हैं कि अमेरिका के ऊपर, यूरोपीय यूनियन का, नेटो ममालिक का, जो इसके इत्तेहादी थे उन्होंने साथ नहीं दिया। इस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया एक प्रेशर में आई है। पहली मरतबा एक ऐसी जंग है जिसे पूरी दुनिया को महंगाई और मुख्तलिफ लिहाज से उसने हिट किया है, तो पूरी दुनिया का प्रेशर तो अमेरिका पर है। और रायमा भी जी वो अमेरिका के प्रेशर, अंदर जी जी भी वो इस जंग के हक में नहीं थी, तो ट्रंप परेशानी में तो हैं। ऑब्वियसली जंग तो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए उनके भी इंटरेस्ट में है कि जंग से बाहर आए, ईरान के भी इंटरेस्ट में है कि जंग से बाहर आए। इसीलिए जब उनके मुज़ाकराती टीम आई थी इस्लामाबाद, तो आपने देखा कि बहुत हाई लेवल पर उनके वाइस प्रेसिडेंट आए, ईरान के भी लोग जो थे वो 70 लोग आए। तो अभी भी उनके वजीर खारजा जब आ रहे हैं वहां से, हमने सुना है कि जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बाज़ाब्ता आपस से मुलाकात ना हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो मज़ाकरात का अमल है वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के बाद वो खत्म हो गया है, वो बदस्तूर चल रहा है। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और वजीर आजम जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और हमारे इवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पूरी फॉरेन ऑफिस की टीम माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ इस मसले का हल तलाश करने में जो है वो यकसुई से काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल ठीक। इस विजिट के बाद इस मामले में मजीद बेहतरी होगी। सिर्फ जो ताखीर अगर हो रही है कि बाजाब्ता तौर पर राउंड ऑफ टॉक्स हो, सेकंड राउंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स, मुझे लगता है वो ताखीर मुस्बत है। मैं तो उसको यूं नहीं समझता कि वो खुदा ना डिले हो रहा है। वो बेसिकली उन तमाम पेचीदगियों को, उन तमाम सुकम जो इस मसले को हल करने में दरपेश हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब भी इनकी मुलाकात हो तो उस मसले का हल भी तलाश किया जा सके। और किसी हद बिल्कुल तक अगर ठीक। पूरा एग्रीमेंट नहीं होता, एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क जो है वो एग्री हो जाए, जिसके नतीजे में कोई रोड मैप बन जाए, ताकि लोग ये कहें कि इस दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स के बाद हमारे हाथ में कोई दस्तावेज आ गई है, कुछ हमारा टेंजिबल जी हमारे हाथ में है, और हम जो है इस फ्रेमवर्क पर, इस रोड मैप पर अमल करके एक देरपा अमन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल उम्मीद ठीक। का दामन नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी होगा। बहुत काविशें हो रही हैं और वो जरूर कामयाब होंगी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक।
मलिक साहब, वैसे तो हम देखते हैं कि दो मुल्कों के मबैन आपने एक अमन मुआहिदा करना है तो बसा औकात कई हफ्ते और कई महीने लगते हैं। पाकिस्तान की सालसी जी के जी नतीजे में बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर दोनों अफ्रीकैन को 47 साल बाद पाकिस्तान इकट्ठे बिठाने में कामयाब और बहुत काफी डेवलपमेंट हुई। बल्कि उस रात तो यहाँ तक खबरें आई आई कि इनिशियल ड्राफ्ट का एमओयू का जो इनिशियल ड्राफ्ट था वो भी तैयार हो गया था, लेकिन कुछ उसमें दोबारा दोनों स्टेक होल्डर्स ने बातचीत करने का फैसला किया। लेकिन आपको लगता है कि अब जिस स्टेज पर मामला साथ ईरान इन मामलात को आगे लेकर चल रहा है, ये खलीज में जारी जंग का खात्मा कब तक और कैसे होगा? इस सफारती काविशों और स्ट्रेटजी के नतीजे में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जंग तो इस वक्त बंद है। जंग बंदी बंदी तो है ना। देखिए, सीज फायर मौजूद है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये जंग बंदी जो है ये मुस्तकिल अमन में बदल जाएगी और दोबारा जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अब इसमें कितना वक्त लगेगा, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हम स्पेकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करने में अगर थोड़ा वक्त लग भी जाता है तो मैं उसको कोई इतना बुरा नहीं समझता। क्योंकि देखिए, मसले पेचीदा भी हैं, इसके अंदर टेक्निकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो यूरेनियम है, न्यूक्लियर है। ये ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर पब्लिकली डिस्कशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और पेचीदा मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक। आर्मी से रिलेट करते बिल्कुल हैं, ठीक। इसके अंदर तबाहकारी हो सकती है। जो न्यूक्लियर को कोई पसंद तो नहीं करता ना दुनिया में, एक तरह से न्यूक्लियर वेपन क्या है, एक तबाहकारी का एक वेपन है। तो ऑब्वियसली उसको कंट्रोल करना, ये एक बहुत ही टेक्निकल, हाईली सोफिस्टिकेटेड डिस्कशंस हैं जो 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 हो बिल्कुल रही ठीक। हैं पस चलमन पे पर्दा। तो जी हमें बिल्कुल ब्रेकिंग ठीक। न्यूज नहीं मिल, इसलिए हम थोड़े से बेसब्रे हैं। मुझे लगता है ठीक। सब्र करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए और उम्मीद बिल्कुल का ठीक। दामन नहीं छोड़ना। लेट द बिल्कुल पीपल ठीक। फाइंड अ सोल्यूशन। थोड़ा जो उनको इंशाल्लाह बेहतर खबर आएगी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। जावेद मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा एक तजवीज़ दी कि हमें सब्र का मुजाहरा चाहिए, लेकिन आप उम्मीद है राइट बिल्कुल। डायरेक्शन में है और जल्द इस हवाले से ब्रेक थ्रू होगा। आपने हमें ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे थैंक यू भट्टी बढ़ाएंगे साहब। और अभी इससे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। उनसे भी हम बात करेंगे बिलखुसूस इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर को ईरान और अमेरिका के मबैन जो मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक तातुल था, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सिलसिले के अंदर कब तक इस बात का इम्कान है कि अमेरिका और उसके साथ-साथ ईरान के जो सीनियर क़यादत है, दोबारा हमें एक जगह इकट्ठे बैठे हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर इस मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन अभी तक तो यही वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब ईरान के वज़ीर ख़ारिजा खित्ते के दीगर अहम ममालिक को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं और उसके बाद ही अमेरिका और ईरान की क़यादत की मबैन बराह रास्त मुज़ाकरात का शायद सिलसिला शुरू हो सके। शायद हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगी और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। सईद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब, हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के मबैन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की काविशें जारी हैं और मामलात ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर अमरीकी हुकाम की तरफ से भी बड़े सख्त किस्म के बयानात आने का सिलसिला जारी है। अमरीकी वज़ीर ने कहा कि हम हर गुजरते घंटे के साथ अबनाए हुर्मस की नाकाबंदी मजीद सख्त कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से भी बड़ा सख्त जवाब दिया गया। तो उन्होंने कहा सिर्फ अबनाए हुर्मस में तेल बर्दाश्त जहाज नहीं, बल्कि ज़ेरे समंदर वहां पर इंटरनेट केबल्स भी मौजूद हैं जो कि खित्ते के अहम ममालिक तक सर्विस फराहम करती हैं। तो उन्होंने जवाब जरूर दिया। लेकिन इन जवाब के साथ साथ हम देखते हैं कि ईरान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से फजाई जो परवाजें हैं उनका सिलसिला शुरू हो रहा है, मस्कत के लिए, इस्तांबुल के लिए, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से। तो अपरेंटली एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए मीडिया के ऊपर तो बयानात हैं, बड़े सख्त हैं, लेकिन बैकएंड पे आपको लगता है कि मरहलावार तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और हमें जल्द कोई ऐसी पेशरफ देखने को मिलेगी जिसमें पायदार अमन के हवाले से और मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से मामला तय हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया।
देखिए, मिलिट्री टर्म्स में इस स्टेट को कहा जाता है फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम, जिसमें ना हम जंग की स्टेट में होते हैं और ना ही पीस की स्टेट में होते हैं। और जो जिन बयानात का आप जिक्र कर रहे हैं सुहेल साहब, उसको कहते हैं सेबर रेटलिंग। यानी कि जब फौजें आमने सामने खड़ी होती हैं तो आप शोर मचाते हैं ताकि दूसरे के ऊपर आपकी धाक बैठ सके। लेकिन इन चीजों को जरा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखिए, आप एक पॉजिटिव चीज देखिए कि पिछले 4-5 दिन से अमेरिका के 13 जहाज जो है एडवांस पार्टी को लेके इधर आए हुए, और इस्लामाबाद में वो जहाज आज भी पाक हैं। वो CNN रिपोर्टर्स जिनकी डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक्सेस है, वो जो है वो अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और अगर आप देखें कि इराक़ची साहब जो तशरीफ ला रहे हैं, वो उस वक्त तक ना आते अगर पाकिस्तान ने उनको ना ये अश्योरेंस दी होती कि उनके आने से अमेरिका भी जो है वो अपने स्टांस को कम करेगा। और आप ये देखिए कि अभी जनरली ये होता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह उठते ही एक अपनी ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट करते थे और ईरान नाराज हो जाता था। लेकिन अभी तक उनकी कोई ट्वीट नहीं आई है, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की बात सुन ली है। उनको समझाया गया है कि ठीक है, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, एग्जैक्टली अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा किसी सीज फायर तक पहुंचना, सॉरी डील तक पहुंचना। आप ये देखें सुहेल साहब, दो कंट्रीज जो है ना वो इस वक्त इस जंग से निकलना चाह रही है, क्योंकि जंग इतनी लंबी हो गई है कि वो दोनों की इकोनॉमीज को और उनके लोगों को अब तंग करना शुरू हो रही है। ईरान ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त की है, वो खड़े रहे एंड परसेप्शन वाइज वो ये जंग जीत भी चुके हैं। लेकिन अगर ये जंग कंटिन्यू होती है तो उनका जो नुकसान है वो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा जो आज तक उनका नुकसान है। सिमिलरली अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेपुटेशन एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। वो तो इधर आया था ये इंप्रेशन के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे कि मैं 4 से 5 दिन में ईरान के घुटने टिकवा दूंगा, लेकिन आज हम ऑलमोस्ट 50th डे ऑफ वॉर में खड़े रहे, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं कर सके तो ये पूरी दुनिया में उनके जो हलीफ हैं वो भी अब अपसेट हो रहे हैं कि जी कि आप कोई क्लियर कट विक्ट्री तो हासिल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके इन सब एक्शन से, ब्लॉकेड एंड वॉर, इन सब एक्शन से हमारी इकोनॉमीज जो हैं उनका बेड़ा गर्क हो गया। अगर आप देखें गल्फ की कंट्रीज का बेड़ा गर्क हो गया, फार ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस वक्त सख्त टर्मोइल में है, और खासतौर पे यूरोप जिसकी ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑयल इंपोर्ट्स और LNG इंपोर्ट्स गल्फ से होती हैं, वो सख्त इस वक्त तकलीफ में है। सो अमेरिका दिन ब दिन अपने हलीफों को खोता चला जा रहा है और सबसे ज्यादा वो अपनी रेपुटेशन को खोता चला जा रहा है। सो दोनों कंट्रीज कहती हैं कि पीस डील हो जाए, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो जो 3-4 चीजें थी जिनके ऊपर ईरान इस्लामाबाद टॉक्स 1 में नहीं मान रहा था, जब वो ईरान वापस गए होंगे डेलीगेशन, उन्होंने अपनी सीनियर लीडरशिप से बात की होगी, और अब जब इराक़ची साहब आ रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसा मिडिल ग्राउंड लेकर आ रहे होंगे जिसको अमेरिका भी एक्सेप्ट कर लेगा। ईरान की डिमांड ये तो कुछ वक्त की किल्लत है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आज 24 अप्रैल 2025 है, बिलखसूस 24 अप्रैल 2026 है, 24 अप्रैल 2025 की मैं बात करना चाहूंगा जब भारत ने एक अपनी मजमूम मकासद के हसूल के लिए पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान को एक इंतकाम की धमकी दी थी। भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी ने बिहार में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को धमकी दी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां शुरू हुई। मकबूजा कश्मीर में मासूम नहते शहरियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला शुरू किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान में भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और पाकिस्तान ने 2 टोक अंदाज में एक मौक़िफ़ अपनाया था, जिसमें पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को कहा था, और पहली मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने कहा था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग है, और इसके साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि अगर आपने भारत ने कोई ऐसा इकदाम किया तो शिमला मुआहिदा की मुअत्तली कर सकते हैं, सफारती तल्लुकात महदूद हो जाएंगे, जमीनी रास्ते बंद होंगे, फजाई हदूद बंद कर दी जाएगी। और पाकिस्तान ने बड़ा असूली एक मौक़िफ़ अपनाया था। फिर हमने देखा कि फिर जो कुछ 1 साल के दौरान हुआ, पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के जो सारी उसकी मकासद थे, उसकी जो साजिश
सी पहलगाम फास्ट फ्लैग उसके उसके उस सबूत के अंदर आखिरी कील साबित हुआ। आप किस तरह देखते हैं भारत को इस एक साल के सफारती सतह पर, अस्करी सतह पर, हर लेवल पर उसको बदतरीन शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सुहेल साहब, आपने सही फरमाया। आई थिंक जो पहलगाम में उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, उसने जो इंडिया का असली चेहरा है वो पूरी दुनिया को पहले 10 मिनट के अंदर ही वाजे कर दिया था। क्योंकि सिवाय उनकी गवर्नमेंट के इवन इंडियंस भी नहीं मान रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ठीक है, सॉरी, ये कोई पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन किया गया है, और सब मान रहे थे कि ये इंटरनली इंडिया ने खुद अपने लोगों के साथ ये ज्यादती की है। लेकिन क्योंकि उस जमाने में इलेक्शंस होने वाले थे उनके ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, और मोदी साहब जब भी वहां इलेक्शन होते हैं इंटरनल, तो वो पाकिस्तान को एक हवा बना के पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा करें। तो उन्होंने जब मई 2025 में पाकिस्तान के साथ झगड़ा किया, तो वो पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इंडिया इस तरह की हरकत करेगा। तो हम फुली प्रिपेयर्ड थे उस चीज को टैकल करने के लिए। और हमने जिस तरह 4 दिन की वो जंग में हमने अपनी परफॉर्मेंस हमारी डिफेंस फोर्सेस ने दी, अब तो वो दुनिया के क्रॉनिकल्स में लिखी जा रही है, और पूरी दुनिया के स्टाफ कॉलेजेस जो है वो लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे हैं कि जी, कि जब आपके खिलाफ एक एनिमी हो जो आपसे बड़ा हो, उससे खिलाफ किस तरह जंग लड़ी जाती है। सो मेरे ख्याल में पिछले एक साल में इंडिया ने जी, सईद खान साहब हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है, हम अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज शेयर करनी है नाज़रीन को क्लियर करने के लिए कि एक तो अमेरिका का गोल था कि ईरान में गवर्नमेंट चेंज की जाए, वो अचीव नहीं कर सके। ईरान का रीजनल पोस्चर है वो चेंज नहीं करा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते थे, वो खुलवा नहीं सके। और इस वक्त जो बल्कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर बना हुआ है वो उल्टा उनके गले में पड़ा हुआ है। लिहाजा जो स्ट्रेटेजिकली आप देख लें तो ईरान को एक जरा एडवांटेज हासिल है। अगरचे अमेरिका की पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसको फ्लिप करके ब्लॉकेड के जरिए इसको रिवर्स किया जाए, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि जो चीज वो वॉर में नहीं हासिल कर सके वो सिर्फ एक ब्लॉकेड के जरिए चंद हफ्तों में या महीने में वो ये हासिल कर सकें। ठीक, बाकी साहब ये जरूर बताइएगा, अमेरिकी वफद जब पाकिस्तान पहुंचेगा उस वक्त तक ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान जा चुके होंगे, उन्होंने मस्कत भी जाने और फिर मास्को भी। अब लगता है कि ईरान शायद इस स्टेज के ऊपर बरहरास्त अमेरिकी वफद के साथ बातचीत से अवॉइड कर रहा है, और ईरानी व्यू पॉइंट पाकिस्तानी हुकाम तक पहुंचेगा, और जब अमेरिकी डेलीगेशन यहाँ पहुंचेगा तो शायद पाकिस्तानी हुकाम उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हों। अगरचे कि हतमी तौर के ऊपर कोई स्ट्रेटजी तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन आपको कैसा फील हो रहा है कि लगता है कि जब ईरानी अमेरिकी वफद पहुंचेगा तो ईरान का तो यहाँ वफद होगा नहीं, या वो वेट करेंगे ईरान की तरफ दोबारा वफद आएगा और 1-on-1 टॉक्स होंगी? आपको क्या फील हो रहा है, किस डायरेक्शन में आप चलेंगे मुज़ाकरात का अगला जो राउंड है? जी सुहेल साहब, मैंने आपको पहले भी यही कहा कि मुझे लग रहा है कि ये चीजें अब इनडायरेक्ट डिस्कशन की तरफ जा रही हैं, कि जैसे अब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, कह तो बायलैटरल रहे हैं, लेकिन बुनियादी इशू तो वही ईरान वो और अमेरिका की जंग है, उसके ऊपर बात करने आ रहे हैं। और उनके सामने क्या चीज है वो ये है कि अमेरिका ने कुछ प्रपोजल्स दी थी जिनको डिस्कस किया गया तेहरान में, और फॉरेन सॉरी हमारे जो फील्ड मार्शल जब गए थे तेहरान, तो उन्होंने वो प्रपोजल्स लेके गए थे, तो उनका जवाब अभी तक नहीं आया था। वो अब आ गया होगा, ये फॉरेन मिनिस्टर लेके आए होंगे, वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ शेयर करेंगे, और फिर वो आगे मस्कत और रशिया के ट्रिप पे रवाना हो जाएंगे। मीनवाइल जेरेड कुशनर और विटकॉफ जब इस्लामाबाद आएंगे तो उनके सामने वो ईरानी जवाब रखा जाएगा ताकि वो रिव्यू कर लें। अगर कोई प्रोग्रेस हुई इस सारी कन्वर्सेशन में, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल भी है कि नेक्स्ट स्टेज पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी हो जाए। फिलहाल बिल्कुल ठीक। डिफेंस के मामलात को भी आप बहुत डिफेंस के मामलात के ऊपर आप कड़ी नजर रखते हैं। मैं उस एंगल से आपसे जरूर जानना चाहूंगा, अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी लीडरशिप ये ईरान के ऊपर ये एक नैरेटिव उसके खिलाफ बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि ईरान के अंदर कोई पावर सेंटर नहीं है और ईरानी क़यादत के मबैन इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। जबकि हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर वहां पे अहम तरीन
ओहदों पर तैनात बहुत सी शख्सियात वो मुस्ताफी हो चुकी हैं, ओहदों से हटाई जा चुकी हैं इस जंग के शुरू होने के बाद। तो ज्यादा खलबली तो अमेरिका में मची हुई है। ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि इस जंग के जो असरात थे उनके आला तरीन ओहदों के ऊपर बराजमान उनकी शख्सियात उनके ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं ईरान के खिलाफ। तो आपको लगता है कि ईरान के अंदर जो पावर सेंटर है वो इंटैक्ट है, वो जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके से अपने मामलात को अपनी चॉइस के मुताबिक तय करेंगे, या जो नैरेटिव है अमेरिका का वो इसके ऊपर कोई असरअंदाज होगा? किस तरह देखते हैं इस सिनेरियो को? ये साइऑप्स हैं जो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। आपने ये अमेरिकन मीडिया में तो ये स्टोरी आप पढ़ ही रहे हैं। जाहिर बात है कि वो जो स्टोरी उनको सेल की जा रही है अपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो उसी को टो कर रहे हैं। आपने ये चीज अमेरिकन स्टेटमेंट्स में, यानी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स जब से जंग शुरू हुई है, तो आपने यही देखी होगी कि अमेरिका के ईरान के अंदर बिल्कुल ठीक। तकसीम हो चुकी है, क़यादत उनकी मुंतशिर हो चुकी है, उनकी क़यादत इस काबिल नहीं है कि जवाब दे। वो एक तरह का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान पर डालना चाह रहे हैं। और आपने कल ही देखा होगा कि एक तरह की जॉइंट स्टेटमेंट आई। एक ही स्टेटमेंट को मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर्स ने रिलीज किया। ईरान के प्रेसिडेंट ने भी किया, उनके जो जुडिशरी के हेड है उन्होंने भी किया, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी किया। तो बाकी वहाँ पे साहब कुछ वक्त कम है, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।